बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के पेपर सेकंड में आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की व्यक्तित्व, उनके निबंध शैली की विशेषताओं पर अध्ययन करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक, आलोचक, निबंधकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल की परंपराओं का पूर्ण तरह से खंडन भी किया, लेकिन उनके प्रति विनम्र निवेदन अपना रखते हुए उनकी सभी मान्यताओं को उन्होंने दिल से स्वीकार भी किया। यह एक बड़ी उपलब्धि है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व की कि आचार्य शुक्ल की स्थापित सभी परंपराओं को उन्होंने आमूल चूल उसमें परिवर्तन करते हुए भी शुक्ल जी के प्रति उन्होंने किसी भी प्रकार की अवज्ञा का भाव नहीं रखा। उन्होंने हिंदी निबंधों की ललित शैली, गवेषणात्मक शैली, विचारात्मक शैली, संस्मरणात्मक शैली को नए आयाम दिए। आचार्य द्विवेदी ने विभिन्न प्रकार के निबंध लिखकर अपनी निबंध लेखन प्रतिभा का तो परिचय दिया ही, साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास का विभिन्न काव्य धाराओं के उद्गम स्रोत एवं उद्भव को स्पष्ट करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से, अपनी समीक्षाओं के माध्यम से नई नई व्याख्याएं और नई नई मूल्यांकन के कार्य को आगे बढ़ाया। उनके अंतर्निहित साहित्यिक तत्वों का उद्घाटन हमें उनके निबंधों और उनके अन्य समीक्षात्मक ग्रंथों में मिल जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में ठीक लिखा है कि उनके ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा और नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की एक ललक सर्वत्र हमें दिखाई पड़ती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बहुत ही विनम्र, लचीला और निरंतर विकासमान रहा है। देश की नई से नई गत्यात्मक विचारधारा से उन्होंने अपने आप को जोड़ा और उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन किया। हिंदी साहित्य में उन्होंने भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक और जो हमारी कलात्मक ऐतिदेशीय परंपराएं हैं उसका उन्होंने सरलता से पाठकों को बताते हुए उसके साथ सहृदयता का संयोग अपने निबंधों के माध्यम से भी जोड़ा। आचार्य द्विवेदी ने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग, चाहे वो मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, उसका उन्होंने अपने लेखन में विशेष उस पर दृष्टि रखी और इतिहास और संस्कृति को उसी परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया जहां आधुनिक समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलू पर प्रकाश वे डालते हैं। इतिहास और संस्कृति की एक प्रकार से नई व्याख्या अपने निबंधों में आचार्य द्विवेदी ने की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में उनका कवित्व रूप, उनका आलोचक रूप दोनों ही हमें नजर आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो आलोचना, निबंध, उपन्यास, सभी प्रकार का उनका जो ज्ञान का विपुल भंडार है, उसमें हमें आज केवल निबंधों से संबंधित हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके थर्ड ईयर में पाठ्य पुस्तक में आधुनिक गद्य संकलन में सभी जो हिंदी के प्रसिद्ध आधुनिक काल के निबंधकार हैं उनके निबंध लिखे हुए हैं और उनके निबंधकारों के, उनके निबंध शैली की विशेषताएं भी आपके कोर्स में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बनता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की विशेषताओं को मैंने पूर्व में आपको अध्ययन करवा चुका हूँ। आज आचार्य द्विवेदी जी के निबंध संग्रह को जानने से पूर्व निबंधों के, उनके संग्रहों के नाम आप अवश्य उनको जान लें और उनके अन्य जो समीक्षात्मक ग्रंथ हैं उसका भी आपको परिचय आपका होना चाहिए अपने उत्तर में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार और प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व आदि महत्वपूर्ण हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुसंधान और आलोचना से संबंधित हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, लालित्य मीमांसा, साहित्य सहचर, मृत्युंजय, रविंद्र आदि अनेक ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। क्षमा करें, उसमें एक ग्रंथ का नाम जो मैंने आपको लिखा है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, जिसका मैंने जिक्र किया, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यह हजारी प्रसाद जी का नहीं, यह नंद दुलारी वाजपेयी का निबंध संग्रह है, उनका समीक्षात्मक ग्रंथ है। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे हैं जो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुए। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा,
अनामदास का पोथा आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ज्ञान साहित्य को प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद और मध्यकालीन भारतीय धर्म साधना, सहज साधना, आलोक के दृष्टिकोण में उन्होंने उसका मूल्यांकन किया है। अपने समस्त साहित्यिक तत्वों को उन्होंने एक नए सिरे से अपने निबंधों में देखा है। अब हम आचार्य द्विवेदी के निबंध कला की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको हम लेंगे। उनके निबंधों में जो राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विचारों का जो प्रसार मिलता है उसके क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम क्रमशः एक एक करके लेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में सर्वप्रथम उनका जो पांडित्य है, उनका जो बुद्धि तत्व है वह विशेष रूप से हमें दृष्टिगोचर होता है। बौद्धिकता एक प्रकार से निबंध का एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि उसके बिना किसी भी निबंधकार की एक प्रकार से वह समीक्षक ही होता है। उसकी विशेषज्ञता और उसके पांडित्य का हमें दर्शन तभी मिल सकता है जब उनके निबंधों को हम पढ़ें, तभी पता चल सकता है कि वह कितना उनमें बौद्धिकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन जैसे कुछ ही ऐसे और समीक्षक हैं हिंदी साहित्य में जो उतनी बौद्धिकता रखते हैं जितनी द्विवेदी जी रखते हैं। यह तत्व द्विवेदी जी के सभी निबंधों में हमें सहज रूप में मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में बुद्धि तत्व प्रतिभाजन्य ही माना जा सकता है और वह दूसरों के लिए ग्राह्य भी है। उनमें अगाध और गंभीर पांडित्य का एक संयोग है। इस बात की हम जो समीक्षा है वह तो इस बात से ही जान सकते हैं, उनके इस तत्व की प्रशंसा तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तक ने की है। उनके पांडित्य की वे बहुत बड़े प्रशंसक रही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को इतिहास, पुराण, साहित्य, दर्शन, धर्म, संस्कृति, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी लगभग सभी इन चीज़ों का बहुत ही गंभीर ज्ञान प्राप्त था। इसलिए उनके निबंधों में स्थान स्थान पर हमें पांडित्य मिलता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित जो उनका निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें उन्होंने मनुष्य की जो हिंसक प्रवृत्ति है, जो पशुत्व की प्रवृत्ति है, उससे उसको निबंध को जोड़ करके अपने बुद्धि का एक बहुत बड़ा उन्होंने पाठकों के समक्ष अपनी प्रतिभाजन्य बुद्धि का एक उदाहरण पेश किया। वे लिखते हैं अपने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के पेज संख्या 46 पर वे लिखते हैं कि अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचता तो क्या, उसे इतना भी नहीं पता चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। काटने की जो प्रवृत्ति वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे और कोई रास्ता खोजना चाहिए। शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। मेरा मन यह जो मैंने उदाहरण आपके सामने पृष्ठ संख्या 46 पर अंतिम जो अवतरण पैराग्राफ है उससे दिया है। यह उदाहरण, इस तरह के उदाहरण आप परीक्षा में अवश्य उतारने पड़ेंगे आपको, तभी कोई उत्तर पूरा परिपूर्ण माना जाएगा और नंबर बहुत अच्छे उसी से आ सकते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आचार्य द्विवेदी के इस बुद्धिजन्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए वो लिखते हैं कि द्विवेदी जी ने पांडित्य अर्जित किया किंतु मनुष्यता भी उनमें कम नहीं रही। फलस्वरूप पांडित्य को सहजता की ओर ले जाना उनका स्वभाव है। इतिहास, पुराण, साहित्य आदि से गंभीर तथ्यों को उठाते हुए भी वे प्राय समसामयिकता से जोड़ देते हैं। अतः उनके निबंध न तो गंभीरता का तेवर छोड़ते हैं न सहजता का बाना। उनकी रचना प्रक्रिया में पांडित्य और सहजता का जो तनाव मिलता है उसे पकड़ पाने के लिए पाठकों को भी संदर्भों की जानकारी तो होनी ही चाहिए, अन्यथा उनके निबंधों के सौंदर्य बोध को समग्रतः आयत्त नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि कोई भी पाठक जो उनके निबंधों को समझना चाहता है तो उनके निबंधों को समझने के लिए उसे भी कुछ न कुछ संदर्भ, कुछ न कुछ अपना ज्ञान भी उसमें बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी हम उनके गंभीर विषयों को सही ढंग से समझ पाते हैं। ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा और बिल्कुल सटीक कहा है उन्होंने। उनके ललित निबंध भी बुद्धि तत्व से सभी युक्त हैं। पाठ्य पुस्तक में नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंध के अतिरिक्त उनके अन्य बहुत से निबंध हैं जिसमें उन्होंने अपने बुद्धि तत्व का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण कहीं पेश किया उन निबंधों में, जैसे देवदारू, कुटज, शिरीष के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं वह तो है ही, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया आदि।
ये सभी निबंध जो हैं, उन निबंधों में उनकी बौद्धिकता और पांडित्य के दर्शन देखने को मिलते हैं। निबंध में महाभारत के शांति पर्व के विचार कणों का भी बौद्धिक विश्लेषण करके उन्होंने भीष्म को क्षमा नहीं किया गया निबंध में अपनी प्रतिभा का प्रश्न किया, प्रतिभा का परिचय दिया, क्षमा करें। देखिए, उनका जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध, उसके अलावा भी आपको कई ऐसे उदाहरण दूसरे देने पड़ेंगे जिसमें उनकी बुद्धि तत्व का परिचय मिलता हो। पाठ्य पुस्तक में निबंध का तो उदाहरण देना ही है आपको, जो मैंने पूर्व में दिया। उसके अलावा अन्य उदाहरण में मैं आपके सामने एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। उदाहरण इस रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वह निबंध का एक अंश है, जिसे आप समझें। भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इसमें वे कहते हैं कि भीष्म ने अन्याय को मौन रहकर देखा था। उनके इस अपराध को भारतीय जनता ने आज तक क्षमा नहीं किया और इसका कारण किसी शास्त्र में, ग्रंथ में नहीं दिया गया, किंतु द्विवेदी जी ने अपनी बौद्धिक कौशल से उन कारणों को पहली बार निर्दिष्ट किया जिसके कारण से भीष्म को क्षमा नहीं किया गया अथवा भीष्म को अवतार नहीं माना गया, उनको ईश्वर के रूप में नहीं पूजा गया, अवतारों में उसे स्थान नहीं दिया गया। यह उनकी बौद्धिक विश्लेषण ही मानी जा सकती है। मैं नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का उदाहरण तो आपके सामने प्रस्तुत किया। एक दो पंक्तियां मैं इस निबंध की भी प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने उदाहरण के रूप में। प्रभावशाली भाषा में जादुई शक्ति होती है, उसी से कवि पाठक को अभिभूत करता है, वक्ता उसी के बल पर श्रोता पर छा जाता है। तो यह तो रहा आचार्य द्विवेदी के निबंध शैली में बुद्धि तत्व, पांडित्य का प्रतिभाजन्य जो उनका योग है और जिसे उन्होंने अपने अभ्यास बल के माध्यम से अर्जित भी किया है, उसका विश्लेषण मैंने उनकी किया है उनकी निबंध शैली की एक प्रमुख विशेषता के रूप में। अब मैं उनकी दूसरी विशेषता उनके निबंधों में जो मिलती है वह है उनका हृदय तत्व की विशेषता। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि उनके निबंध शैली में सरसता और सहृदयता का तत्व का विशेष संयोग रहता है। निबंधों में सरसता और आकर्षण एवं उसमें संवेदना के गुण आचार्य द्विवेदी के निबंधों की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी तत्व के प्रभाव से आचार्य द्विवेदी के निबंध प्रौढ़, परिष्कृत, गंभीर और आनंदमयी बन जाते हैं। द्विवेदी जी के ललित निबंधों में हृदय तत्व अत्यंत घनी मात्रा में विद्यमान है। कुछ निबंधों के उदाहरण आप उसमें इसमें दें जिसमें हृदय तत्व विशेष रूप से हमें मिलता है, जैसे वसंत आ गया, शिरीष के फूल, देवदारू, कुटज, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये सभी निबंध और भी ऐसे बहुत से निबंध हैं उनके जिसमें आचार्य द्विवेदी की सहृदयता के कारण ही ये निबंध जीवंत और हमारे लिए बहुत ही सहज रूप में ग्राह्य बन पाए हैं। हम अपने पाठ्य पुस्तक में जो उनका हृदय तत्व मिलता है वो पेज संख्या हम 47 में आप देखें, जहाँ वे लिखते हैं, मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। तो यहाँ द्विवेदी जी के इस उदाहरण में उनका जो हृदय तत्व है वह हमारे सामने उभर कर सामने आता है, जो पाठ्य पुस्तक में निबंध है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पशुत्व की निशानी है। उसी तरह मेरी जो निर्बोध बालिका ने प्रश्न किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसका उत्तर मुझे मिल गया, लेकिन उस उत्तर में यह बात भी निहित है कि आखिर मनुष्य अस्त्र शस्त्र भी क्यों बढ़ा रहा है। यह उसी से है, नाखून बढ़ने से ही जुड़ा हुआ है। मूल रूप से मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह पशुत्व की है, वह हिंसक प्रवृत्ति का मनुष्य है। इस कारण से नाखून भी बढ़ते हैं और अस्त्र शस्त्र भी बढ़ रहे हैं। अन्य उदाहरण भी मैंने पूर्व में कहा आपको देने पड़ेंगे निबंध शैली की विशेषताओं में। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जब वे भीष्म को अवतार नहीं माना गया और उनके प्रति सहृदयता और दया की भावना जो आचार्य द्विवेदी के मन में आई, उस संदर्भ में वे कहते हैं कि भीष्म पितामह अनेक बाणों की नोक पर सोए हुए थे, उनका तकिया भी बाणों की नोक का ही बना था। मेरा बालक मन बहुत व्याकुल हो गया, वह हजार ब्रह्मचारी रहे हो, उन्हें बाणों की नोक तो चुभती ही होगी, बेचारे वृद्ध करवट भी नहीं बदल पाते होंगे।
तो उपयुक्त दोनों उदाहरण आचार्य द्विवेदी के इस तथ्य के उदाहरण हैं कि उनमें एक जो सहृदय व्यक्ति की जो एक प्रवृत्ति होती है वह विशेष रूप से हमें देखने को मिलती है। एक तीसरा जो तत्व जो उनके निबंधों में हमें मिलता है वह है कल्पना का योग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी भी निबंध में मूल तथ्य चाहे वह कहीं से भी उठाया हो, चाहे वह दर्शन का हो, इतिहास का हो या साहित्य के किसी भी अन्य क्षेत्र का हो, इतिहास, पुराण, साहित्य, दर्शन, धर्म, संस्कृति या कोई भी, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी कल्पना के बल पर उस विचार या अनुभूति को इतनी मनोरम बना दिया कि पाठक भी उस भव्य और मनोरम कल्पना में खो जाता है। पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण है उसको आपको रखने हैं। इसमें मैं पेज संख्या 46 में आप देखें दूसरा अवतरण। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई। यह हजारी प्रसाद जी की कल्पना है कि जिसके माध्यम से उन्होंने इस तथ्य को बताया कि हजारों साल पहले भारत में जो नाखून है वह एक कामसूत्र के रूप में भी वह उसको प्रयोग लिए गए थे। एक कल्पना के बल पर ही वे भीष्म के प्रति या टुटज में या अन्य निबंधों में वे अपनी सहृदयता का ही परिचय देते हैं। अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की चौथी विशेषता उनके व्यक्तित्व निरूपण में देख सकते हैं। जो मनुष्य की एक जीवन शक्ति होती है उसमें वह उनके निबंधों में ही व्यक्त होती है। एक अच्छा समीक्षक अपनी समस्त जो प्रवृत्ति है अपने मनुष्यत्व की वह अपने निबंधों के माध्यम से उनका व्यक्तित्व बोलता हुआ हमें दिखाई देता है। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में यही बात है कि उसमें उनका व्यक्तित्व हमें बोलता हुआ नजर आता है। उनका अहम चिंतन, पांडित्य, विचारधारा, स्वभाव, संस्कार, ये सभी प्रखर रूप से निबंधों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। उनके स्वभाव में फकड़ाना मस्ती और निरअहंकारिता है। इसका प्रमाण उनका निबंध शिरीष के फूल, देवदारू, कुटज और पाठ्य पुस्तक का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया आदि सभी निबंधों में हमें यह तथ्य देखने को मिल जाता है। जहां उनका व्यक्तित्व, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में उनका व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही व्यक्तित्व की छाप भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में भी हमें दिखाई देती है। मैं 2-3 पंक्तियां पढ़कर, पाठ्य पुस्तक में नाखून क्यों बढ़ते हैं की पंक्तियां पढ़कर आपको यह हम सहज ही पता लगा सकते हैं कि यह निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। यदि कोई न बताएं तो भी बताया जा सकता है। जब वे लिखते हैं, कुछ ही लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदी को पछाड़ना पड़ता था, नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। यह शैली हजारी प्रसाद जी की है जिसमें एक सरलता का और एक पांडित्य का जो अद्भुत मिश्रण हमें दिखाई देता है। अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध शैली है उसमें उनकी शैलीगत विशेषताओं पर अब हम चर्चा करेंगे। शैलीगत जो विशेषताएं हैं उसका मैं केवल परिचय दे रहा हूँ, उसको मैं अगले व्याख्यान में और ज़्यादा उसका अध्ययन करवाया जाएगा आपको। शैलीगत जहाँ तक उनकी हजारी प्रसाद जी की निबंधों की विशेषता है तो उन्होंने अपने निबंधों में समीक्षात्मक, संवादात्मक, संभाषात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, गवेषणात्मक, इतिवृत्तात्मक, आत्मपरक, व्यंग्य, विनोद, विक्षेप आदि सभी शैलियों का प्रयोग उन्होंने अपने निबंध में किया है। अब जो उनकी शैली के अंतर्गत जो उनकी भाषा शैली की विशेषता निबंधों की, उसको हम अगले व्याख्यान में बहुत अच्छी तरीके से और स्पष्ट करेंगे, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अब तक का जो यह पक्ष है निबंधों का, उसमें निबंध कला में उनके जो बुद्धि तत्व, पांडित्य और जो हृदय तत्व, कल्पना, व्यक्तित्व और उनकी शैली की जो विशेषताएं हैं, इसको हम भाग 1 में रखकर देखेंगे। दूसरे भाग में हम उनकी भाषा शैली की विशेषताओं को रखेंगे। तो अगले व्याख्यान में मैं आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैलीगत विशेषताओं और उनकी जो
अन्य जो कई विशेषताएं हैं वो उन पर हम चर्चा करेंगे।